हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आइडियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड टीचर एंड देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बच्चा हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होने वाली है वीडियो। ये लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कवर अप करे थे। उस वाली वीडियो को भी आप लोगों ने काफी प्यार दिया है। आज की इस वीडियो में बच्चा हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर क्लाइमेट के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जरा बिना किसी देरी के अपने हम इस वाली वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज वीडियो को देखने से पहले आप लोग ये इंश्योर कर लेना कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो। अगर आपको चैप्टर ना आता हो पहले, तो आप लोग पहले जाके इसकी डिटेल वीडियोस या फिर जो वन शॉट वीडियोस है आप लोग पहले वो देखना। उसके बाद ही आप लोग जो है सोल्यूशंस पे आना, बिकॉज एकदम से लर्न करना रटे मारने का कोई भी फायदा नहीं। ठीक है जी, तो चलिए जरा हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा हम लोगों के पास, विच इज कहते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर। भैया एटमॉस्फेयर है क्या, हम लोगों को उसका कॉम्पोजिशन बताओ विद द हेल्प ऑफ अ पाई डायग्राम। ये पाई डायग्राम आप लोगों को पता है आपकी बुक में ही गिवन है। कहते हैं इसके थ्रू हमें समझाओ कि आखिर एटमॉस्फेयर क्या है एंड उसका कॉम्पोजिशन, यानी कि उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं हमें वो बताओ। देखो आप लोगों को पता है बेसिकली क्या है भैया, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो कि हमारे अर्थ के आसपास है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या आपको दिख रहा है, ये रहा हमारी अर्थ अंदर है, अर्थ के बाहर इसके आउटर तरफ यहाँ पे क्या ब्लैंकेट ऑफ एयर है। अब ब्लैंकेट ऑफ एयर का मतलब क्या है, जहां पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसेस पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमें लाइफ प्रोवाइड करती है, हमें इससे ऑक्सीजन मिलती है जिसे हम ब्रीथ कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लांट्स के लिए, और हम जो है सन की हार्मफुल रेस से बच सके उसके लिए भी हमें यहाँ पर क्या मिलती है, हमारी एक लेयर ओजोन लेयर, ओजोन गैस होती है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं भैया हमारा जो आपको पता है सारी गैसेस के अलग से, गैसेस के बाद उनके अलावा हमारे पास वाटर वेपर भी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। 0.02% या 0.01% हमारे पास वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जिससे हम लोग क्या हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर आ सके, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आ सके। तो वो सब चीज जो है हमारे यहाँ पर होती है अलग अलग क्वांटिटीज में, जो कि ऑब्वियसली बात है क्लाउड की फॉर्मेशन में बहुत हमारी हेल्प करती है, रेनफॉल में हेल्प करती है। कौन, मॉइस्चर, कौन, ह्यूमिडिटी। ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दिखा रखा है क्या क्या चीजें हैं। कहते हैं CO2 0.04% है सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि अबंडेंट गैसेस। एक वर्ड हम यहाँ पे हम यूज करते हैं बच्चा, विच इज कॉल्ड अबंडेंट गैस, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में। वो दो गैस कौन सी बेटा आप लोग को पता है, नाइट्रोजन है एंड हमारी ऑक्सीजन है। उसके बाद निकल के आती है बेटा आप लोगों की CO2, आर्गन है एंड देन हमारी बाकी अदर कुछ गैसेस वगैरह है, बाकी सब चीजें वो होती है। समझ में आ गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को सिंपल सा क्या दिखा रखा है, ये आप लोगों का ही द्वारा गिवन, आप लोगों की बुक में ही क्या दिखा रखा है, हमें लेवल डायग्राम में, जहां पे हमें दिखाना है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेसिकली हमें यहाँ पे दिखानी है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स कौन कौन सी है, हमें वो सारी लेयर्स जो है हमें यहाँ पर दिखानी है। तो हम लोगों को पता है हमारे यहाँ पे जब 5 लेयर्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं बेटा, हमारे यहाँ पे 5 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास सबसे नीचे कौन सी आती है, कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन हमारी लास्ट में एक्सोस्फेयर। ये जो आप लोगों को पता है नीचे जो चलते हैं हमारे पास सारी गैसेस होती हैं। फिर कह रहे हैं आपको सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला है यहाँ पे, तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर देना। आप यहाँ बताना कि कितने से कितने किलोमीटर तक बेसिकली रहती है। आप लोगों को पता है ट्रोपोस्फेयर जो है करीब करीब हमारी 10 से 12 किलोमीटर तक रहती है, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर रहती है, 80 किलोमीटर तक हमारी ये मीसोस्फेयर रहती है, 400 किलोमीटर तक हमारी ये थर्मोस्फेयर रहती है, और उसके बाद जो है ये ऊपर जाके जो है स्पेस तक ये मर्ज हो जाती है। इस कुछ तरीके से जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बेसिकली जो लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर की वो कुछ इस तरीके से गिवन है। अच्छा, फिर आप लोग उसमें ये भी बताना कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखो ये मान लो आप यहाँ पे क्लाउड बना है, बिकॉज ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी गैस है, एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर आप लोगों ने क्लाउड देखे होंगे, हॉट एयर बलून। क्लाउड्स के बाद रेनफॉल भी यहीं पे है, एंड आप लोगों को याद होगा मैंने समझाया था आपको कि 90% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी हमारी इसी लेयर में होती है, एंड सारे ये जो वेदर फिनोमिना है वो इसी लेयर में होते हैं। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ये आप लोगों को पता है इसमें क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे एरोप्लेन काफी उड़ाए जाते हैं, मतलब मतलब यहाँ पे काफी उड़ते हैं, फ्लाई बेसिकली यहीं पे करते हैं। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ओजोन गैस होती है, जो कि हमें सन की हार्मफुल रे से बेसिकली बचाकर रखती है।
मीसोस्फीयर आप देखोगे इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, मिटियोर्स का होना। यहाँ पर मिटियोर्स पाए जाते हैं। मिटियोर बेसिकली होते क्या है, हमारे एस्टेरॉइड के बेल्ट से जब मिटियोराइट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आते हैं, इस वाली गैस में आके वो बर्न हो जाते हैं। एंड जब वो बर्न हो जाते हैं तो हम लोगों को दिखते हैं एज अ शूटिंग स्टार। इसको करण जौहर की मूवी में काफी ज्यादा उसको फैंटेसाइज करा गया कि कहा गया था, देख के विश मांगो विश में पूरी हो जाएगी। शाइनिंग स्टार बेसिकली टूटता हुआ तारा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये वो मिटियोर्स होते हैं जो कि ऊपर से आते हुए बर्न हो जाते हैं एंड वो हमें टूटते हुए दिखते हैं, जलते हुए दिखते हैं बेसिकली। उन्हें हम बोलते हैं मेटियोर्स। तो ये इसका स्पेशल फीचर रहेगा। थर्मोस्फीयर आप लोगों को पता है एकमात्र ऐसी लेयर है जहां पे जितना आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर भी जो नहीं बढ़ता हुआ चला जाता है। ये वाली बात यहाँ पर थी। थर्मोस्फीयर में एक और चीज आप लोगों को पता है, सैटेलाइट, आइनोस्फीयर, ऑरोरा। ये जो कुछ चीजें हम लोगों को ये सब जो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड लास्ट में है बच्चा एक्सोस्फीयर, जहां पे आप लोगों को बता था हाइड्रोजन और हीलियम जैसे कुछ गैसेस जो बहुत लाइट गैसेस है वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो लेयर है वो लाइटेस्ट एयर बन जाती है। थर्ड क्वेश्चन की देखो बात करेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बोल रहे हैं। हमें यहाँ बताना है बच्चा डिफरेंट डिफरेंट चारों ही जो सीजन है हमारे इंडिया के वो कौन कौन से होते हैं। तो बोला होगा भैया अकॉर्डिंग टू आईएमडी यानी कि इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने उन्होंने इंडिया के सीजन को 4 में डिवाइड करा है। फर्स्ट हमारे पास बच्चा कौन से है, वो हमारे विंटर सीजन जो कि हमारे दिसंबर फरवरी के अराउंड रहते हैं। बहुत ठंडा और बहुत सूखा वेदर रहता है, बारिश जो है उस टाइम पे देखने को नहीं मिलती है। समर्स की बात करेंगे भैया मार्च टू मई या जून तक चलता है बेसिकली। हाई टेम्परेचर है, हॉट विंड्स है। अच्छा, फिर साउथ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून हमारा क्या हुआ, जून से लेकर सितंबर तक चलता है। बहुत हैवी रेनफॉल जो है हमारे यहाँ पर होती है। अच्छा, रिट्रीटिंग यहाँ पे है जब अक्टूबर नवंबर में जब वो जो रेनफॉल आया हुआ है वो यहाँ पर जब वापस जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों का, नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट आता है मानसून तो वो इंडिया के मेजर पार्ट में बारिश करवाता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है जब वो जाता है तो क्या होता है, हमारे तमिलनाडु वाले पार्ट में जो कोरोमंडल कोस्ट वाला पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है बेसिकली, वहां पर जो बारिश कराता हुआ वो जाता है। समझ में आ रहा है कुछ। फोर यहाँ पे बच्चा काफी सिंपल सा है, कहते हैं व्हाई डू यू नॉट फील द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहते हैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर आप लोगों को फील क्यों नहीं होता है। देखो फील क्यों नहीं होगा हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर, बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसकी यहाँ पर बात करी गई है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की खास बात यहाँ पर क्या थी, जब ये हम पे चारों ही साइड से हर साइड से लग रहा होता है उसके कॉन्ट्रास्ट में हमारी बॉडी भी अपना एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होती है। हमारी बॉडी भी अपनी यही फोर्स लगा प्रेशर लगा रही होती है बेसिकली, जो कि फ्रिक्शन के रूप में काम करता है। अगर वहां से आ रहा है तो यहाँ से भी जा रहा है, प्रॉपर क्या हो रहा है, टाई अप हो जा रहा है। ये कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ये काफी, तो हमें ये फील नहीं हो पाता इस वजह से। तो वही वाली बात यहाँ पे कहते हैं कि हमें ये फील नहीं होता बिकॉज जो हमारी बॉडी का है द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी ये इसको बैलेंस कर लेती है। जो बाहर का हमारा प्रेशर है, यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो हमारी बॉडी पे हर डायरेक्शन से आता है, बट स्टिल हमारी बॉडी से यहाँ पे काउंटर प्रेशर लग रहा होता है और इसलिए हमें ये फील नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की देखो बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहते हैं किस लेयर में एटमॉस्फेयर की एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। और तो हम लोग को पता है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट नहीं होगा, जो लोअर वाला पार्ट है वहां पर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, वहां पर ही क्लाउड्स होते हैं वहां पे, बिकॉज क्लाउड्स वहां पर नहीं होते हैं। ये जो इनका मेजर रीजन है कि वहां पर जो क्लाउड्स है, जस्ट अ मिनट, वहां पर जो क्लाउड्स है वो वहां पर नहीं होते हैं। सॉरी, ठीक है। कहते हैं बहुत कम वाटर वेपर है, वेदर डिस्टरबेंसेस नहीं है बिल्कुल भी, कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई स्टॉर्म नहीं है, कोई अलग प्रकार का टर्बुलेंस नहीं है, कुछ शेकिंग नहीं है, कोई स्टॉर्म नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एंड इस वजह से क्या होता है, स्मूदर और सेफर फ्लाइंग हो पाती है हमारे की, आराम से फ्लाई कर पाते हैं ऊपर की तरफ, बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा टर्बुलेंस नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, कुछ भी यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह नहीं होती है। समझ में आ गई ये वाली बात। उसके बाद देखो बच्चा नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट आएगा दैट भी हमारा बोलता है डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहे हैं और डिफरेंशिएट करना है ट्रोपोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पे हमें अलग करना है बेसिकली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। तो क्या क्या बात है यहाँ पर, कई कई कहते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में आप बात करते हैं, तो यहाँ पे गिरा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों के बीच का यहाँ पे गिरा है डिफरेंस। देखो ट्रोपोस्फेयर का आप लोगों को पता है लोएस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर
ट्रोपोस्फियर की और ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर की लेयर, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं तो सारे ये जो वेदर फिनोमिना होते हैं हमारे, क्लाउड्स है, रेन है, स्टॉर्म्स है, मैंने कहा वो सब किस में आते हैं, हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर ही आते हैं। बट स्ट्रेटोस्फियर है वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत जरूरी काम होता है, स्टेबल होता है। तभी हमने कहा था कि यहाँ पे एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं। कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट, और यहाँ पे क्या था, हमारा टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज हो रहा था विद विद इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, ये बात यहाँ पर सिंपल से हम लोगों ने पढ़ी। फिर यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में बेसिकली एक और बात यहाँ पे क्या डिफरेंस में क्या बोल रहे हैं, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एयर एंड वाटर वेपर। मैंने पहले ही बोला कि हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा एयर, 90% ऑफ एयर, ऑक्सीजन बेसिकली हमारी, एंड वाटर वेपर जो किसमें होती है, हमारी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती है। बट यहाँ पे जो क्या होती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेयर है जिसका नाम क्या हमारा होता है, ओजोन लेयर, वो जो है यहाँ पर पाई जाती है, जो कि हमें सन की हार्मफुल रेस से बेसिकली बचाकर रखती है। फिफ्थ जो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई नहीं करते हैं जनरली, बस कुछ कुछ एरोप्लेन होते हैं, काफी डोमेस्टिक फ्लाइट जो होती है बेसिकली वो यहाँ पे कैमरा फ्लाई करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो मेनली एरोप्लेन सारे के सारे वो सब यहीं पे फ्लाई करते हैं। समझ में आ गई इवन। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चा एक और डिफरेंस है हमारे पास, विच इज साउथ वेस्ट मानसून एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून। आखिर ये क्या होता है, इनके बीच में आपको हल्का बहुत यहाँ पे इनके बीच का भी डिफरेंस करना है। तो क्या बातें कहते हैं, आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पिक्चर में, हमने ये चीज पढ़ी हुई बहुत अच्छे से। साउथ वेस्ट मानसून में क्या हुआ था, ये हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर लो हुआ, प्रेशर में लो होते ही जो हाई प्रेशर की विंड्स है उनको अट्रैक्ट किया, बिकॉज विंड जो है कैसे मूव कर रही है, विंड हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अगर कहीं पर भी लो प्रेशर है यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई है, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है हमारी ज्योग्राफी में, कहते हैं तो ये लो प्रेशर क्या करेगा, हाई प्रेशर के विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्ट करता है, ये जो लो प्रेशर है नीचे से जो है विंड्स आती है इस तरीके से ऐसे करके आराम से जा रही होती है, तो यहाँ जाना है उनको आराम से आगे जा रही है, बट एकदम से वो डिफ्लेक्ट होकर इक्वेटर क्रॉस करके हमारे इंडिया की तरफ, और यही हमारा बनता है क्या, मानसून, जैसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून क्यों, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में, हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां से भी वो विंड स्टार्ट हो रही है उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसके बेस पे हम उसका नाम रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून, इसका मतलब क्या होगा, साउथ से नॉर्थ में जा रही है। देखिए हमने साउथ से नॉर्थ में जा रही है, एंड तो ये रहा हमारा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, वो वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है हमारा बच्चा, साउथ वेस्ट मानसून। अगर यही बात करूं मैं आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट मानसून की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, अब ठंड आ चुकी है, ठंड आएगी यानी कि टेम्परेचर जो है क्या हो चुका है हमारा पर लो हो चुका है। ये हमारी एक सेकंड रुको, नहीं हमारी क्या हुआ बच्चा, ठंड आ चुकी है, और ठंड के आते टेम्परेचर जो है क्या हो गया, लो हो गया, यानी कि ठंड आ गई है। अब अगर टेम्परेचर लो हो गया है मतलब जो प्रेशर है वो हाई हो गया, प्रेशर जो हाई हो गया है तो यहाँ से उसको भागने के लिए जाएगा वो यहाँ से, और जाते हुए ऐसे करके जाएगा, समझ रहे हो। एंड जब वो यहाँ से जा रहा होगा, जब इस वाले पार्ट से जब वो निकलेगा तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को कलेक्ट करेगा, एंड यहाँ आके तमिलनाडु में कोस्ट पे बारिश कर देगा। जाते हुए वो तमिलनाडु में कोस्ट से आपने देखा स्ट्रेट पैरेलल चला गया, तो यानी कि साउथ वेस्ट मानसून में तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, बट यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश, ये जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा साउथ ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे बारिश होती है। अब देखो यही जो डिफरेंसेस है इसके, सबसे पहले यहाँ बोल रहे हैं सितंबर के बीच में है, ये कहाँ पर बच्चा आप लोग का, अक्टूबर से नवंबर में। कहते हैं यहाँ पे इंडियन ओशन से लैंड की तरफ जाते हैं, आपको वहां पे दिख रहा है इंडियन ओशन को क्रॉस करके जो है वो लैंड की तरफ जा रही है। यहाँ पे क्या होता है, लैंड से क्रॉस करती हुई बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है बेसिकली टुवर्ड्स द सी, हैवी रेनफॉल आती है मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ पे हैवी रेनफॉल आती है तमिलनाडु में, या फिर जो हमारा ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे देखो जाते हुए लग रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट है बेसिकली, यहाँ पे जो बारिश करता हो जाता है। ये बोलते हैं ये हमारे इंडिया का मेन ही क्या होता है, मेन रेनी सीजन होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं अच्छा आप लोग का रिट्रीटिंग मानसून, बेसिकली जाता हुआ मानसून, ये हमारा होता है बेसिकली एडवांस मानसून। ठीक है, अच्छा, फिर देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड काफी डिटेल में है, काफी ओपिनियन बेस्ड है, काफी दिमाग लगा रखा है इस क्वेश्चन, तो आप लोगों को प्रॉपर से स्टडी करके सब जो आप लोगों को समझना है। देखो
क्या बेसिकली हम बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये दोनों पिक्चर्स दिख रही होंगी अपने यहाँ पे अपने बुक पे। बेसिकली देखो इन पिक्चर्स में क्या दिखा रखा है। यहाँ पे दिखा रखा है आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर में इन सारी जगहों को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टेशन का हम लोगों को टेम्परेचर देखो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर हम लोग को दिखा रखा है। इन सब जगहों पे जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, इन सब मंथ्स में इन एरियाज का एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है एंड इन सब एरियाज में यहाँ पे एवरेज रेनफॉल यहाँ पर क्या रही है हर एक 10 के 10 स्टेशन की। तो इसके बेसिस पे आपको बनाना है ये ग्राफ इस तरीके से। अब देखो आपको एक ग्राफ जो कि बेसिकली दिल्ली का ग्राफ है, आपको वो यहाँ पे बुक में दिखा रखा है। आपको इस तरीके से आप सारे ही स्टेट्स के सारे स्टेशन के बेसिकली आप ग्राफ खुद से बना सकते हो। अब देखो इस ग्राफ क्या कर रखा है बेसिकली, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर है ये। तो ये जो रेड वाली लाइन है बेसिकली ये हमारी किसकी है बच्चा, ये टेम्परेचर की लाइन है। ये किस बात करेगी, किसकी लाइन है बच्चा, ये हमारे टेम्परेचर की लाइन बेसिकली ये है। अच्छा, फिर बात करूंगी रेनफॉल की। तो रेनफॉल है कौन से, जो ये ब्लू वाले जो बार है ये सारे के सारे, ये हमारे रेनफॉल के बार। आपको इस तरीके से देखो, आपको क्या समझ आया कि अगर जनवरी में देखो, जैसे मान लो अगर ये किसका, दिल्ली का है, दिल्ली का है, देखो ये रहा हमारा दिल्ली। अब देखो दिल्ली में क्या बातें कही गई है, दिल्ली के लिए यहाँ पे सिंपल ये कहा गया, जैसे कि इधर देखोगे आप कि दिल्ली में यहाँ पर जो टेम्परेचर रहा है, देखो टेम्परेचर कितना रहा है हमारे यहाँ पे जनवरी में 14.4। देखो ये हमारी टेम्परेचर की लाइन है 5 10 15, तो 14.4 समवेयर यहाँ आएगा, तो ये रहा, उसको यहाँ कर दी। अगर बोला गया जनवरी में आप देखोगे यहाँ पर रेनफॉल कितनी रही है, वो रही 2.5, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे देखो इधर की रेनफॉल के सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो ये 0.5 2.5 समवेयर यहाँ आएगा, तो ये रहा हमारा 2.5। हमने ये बना दिया। इस तरीके से आपको सारे स्टेशन का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल दो, दिल्ली में यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में क्या है, फरवरी में टेम्परेचर कितना रहा है 16.7, जो 15 और 16.7 समवेयर यहाँ, तो ये था, ये यहाँ पे बना रखा। बात करूंगी रेनफॉल की, वो कितनी देखो 1.5, रेनफॉल जो और कम हो गई, रेनफॉल की कहाँ है वो इंचेस वगैरह सेंटीमीटर वो यहाँ पर है, कितनी है 1.5, 1.5 ना, हाँ और कम हो गया, तो यहाँ पे देखो ये रहा है और कम हो गया। ये हमारा रहा रेनफॉल का, तो ये हमें दिखा रहा है कि रेनफॉल के देखकर इसके ब्लू बार, ये इसको टेम्परेचर, ये समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे आपसे बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है वो यहाँ पर, जिसमें इसका काम एज सच नहीं है, यहाँ पे ग्राफ का काम नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे सिर्फ उस टेबल का काम है जहाँ हम लोगों से ये बोल रखा है कि आपको इनको अरेंज करना है इन 10 के 10 स्टेशन को अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिखा रखा है, तो आपको यहाँ पर दिखा रखा है बच्चा इनके लैटिट्यूड, कौन जो है कितने लैटिट्यूड पर है, आपको दिख रहे हैं सारे के सारे कौन कितने लैटिट्यूड पर है। तो आप जब इसको ऑर्गेनाइज करोगे, यानी कि इक्वेटर से कौन कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ पर जो इक्वेटर के पास होगा 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, ये उतना जो है वो दूर जाता रहेगा। तो यहाँ बोल रहे अरेंज करना है हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे कम डिस्टेंस वाला, तो ये हमारा जो केरला कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ये सबसे नीचे आएगा, सबसे ऊपर मतलब, उसके जो है बाहर यहाँ पे निकल के आता है कर्नाटक में बैंगलोर। फिर यहाँ पे देखो आता है हमारा चाइना, यहाँ पे आता है समवेयर बैंगलोर, बिकॉज आप देखोगे बैंगलोर जो है बिल्कुल यहाँ पर है, चाइना तब भी जो है हमारा यहाँ तमिलनाडु में, इस तरीके से रहता है ये। फिर आएगा हमारा चेन्नई आएगा, उसके बाद अब और दूर जा रहे हो, दूर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर मुंबई और ऊपर आएगा बेसिकली, सबसे नीचे जो है ये है, उससे ऊपर ये आएगा, उससे ऊपर चेन्नई है, उससे ऊपर मुंबई है, उससे ऊपर नागपुर है, फिर कोलकाता है, फिर शिलोंग है, फिर जोधपुर है, फिर दिल्ली और फिर लेह। जितना आप ऊपर जाओगे उतना जो है ये दूर जाता रहेगा। तो ये तो आप लोग यहाँ पे इस वाले पिक्चर की बेसिकली यहाँ पे इसको देखकर लैटिट्यूड को देखकर ही बता सकते हैं। अब देखो यहाँ से इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए हैं। आप लोग बस अपनी बुक्स में बच्चा की टेबल जो है आपकी, वो टेबल खोल के बैठो ताकि आप लोग सारे ही क्वेश्चन के आंसर खुद से भी ट्राई कर सको। आपसे क्वेश्चन में 2 पूछ रहे हैं, फाइंड द 2 स्टेशंस विद द मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। देखो बोल रहे हैं 2 स्टेशन जिनका सबसे ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट रहा है। देखो एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, सुबह के टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर ऐसा रहा है तो वो जो है क्या होगा, हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। तो आप जब यहाँ पे इनके स्टेशन बना लोगे अलग अलग प्रकार के, देखो मैं यहाँ पे टेबल देख के समझ चुकी हूँ, बट आप ग्राफ अगर बनाना चाहो तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन ग्राफ बना सकते हो। तो हाँ यहाँ पे देखो मान लो दिल्ली का ग्राफ बना हुआ है, दिल्ली में आप देख रहे हो जो विंटर्स में टेम्परेचर गया है सबसे कम, वो हमारा गया है यहाँ पे समवेयर 14 पॉइंट समथिंग 14.4 गया था। एंड समर में जो गया है वो हमारा गया है करीब करीब 32 डिग्री सेल्सियस,
33 डिग्री सेल्सियस समथिंग जो इतना गया है। और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है टेम्परेचर में। जो हमारे ये वाला एरिया बैंगलोर का, मुंबई का, कोलकाता का, है ना, हमारा चेन्नई का, नागपुर का, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम का, इन सबका टेम्परेचर जो है, इवन जोधपुर में भी डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ। ठीक है, बट बाकी जगह पर आप देखोगे दिन के और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेह में बहुत डिफरेंस है और दिल्ली में बहुत डिफरेंस है। तो यानी कि बाकी सब जगहों पर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। जो कोस्टल एरियाज है वहां पर तो क्यों नहीं है, बिकॉज वहां पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है सी का, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। याद है जो भी हमारे कोस्टल एरियाज है वहां पर टेम्परेचर दिन में और रात में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे हमारे पास सी है। तो सी से गर्म हवा, ठंडी हवा जो वो ट्रेवल करती रहेगी, टेम्परेचर बहुत हार्श नहीं होगा विंटर्स में भी या फिर हमारे दिन रात में। लेकिन वो दो जगह कौन सी है जहां पे टेम्परेचर या क्लाइमेट जो है बहुत एक्सट्रीम रहा है, तो वो कौन सी बचा हम लोगों की, लेह एंड दिल्ली है। तो बोलते हैं यहाँ पर इन दोनों में ही लेह में क्या होता है भैया, कोल्ड विंटर्स होती है, बॉडी के बहुत ऊपर की तरफ है वो। एंड दिल्ली में हम लोग को पता है बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है उसकी कॉन्टिनेंटल लोकेशन, यहाँ कहोगे यहाँ पे उसकी वो इंटरनल एरियाज में जो है वो दिल्ली है, उसके आसपास कहीं पर भी सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी की देखो बात करेंगे, फाइंड द टू स्टेशन इन्फ्लुएंस बाय रिट्रीटिंग मॉनसून। तो ये तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि रिट्रीटिंग मॉनसून से कौन से दो स्टेट्स जो कि इन्फ्लुएंस हो रही थी हमारी स्टेशन बेसिकली, एक तो चेन्नई होता है, एक हमारा तिरुवनंतपुरम होता है, क्योंकि बिकॉज दोनों ही जो है कहाँ आती है, हमारे दोनों ही ये तमिलनाडु के अंदर लाए करती है। तो हम लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से हम लोगों को सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन दोनों ही एरियाज में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे आप, यहाँ पे बी सी पार्ट कह रहे हैं, दो हॉटेस्ट स्टेशन। देखो हॉटेस्ट स्टेशन सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर होगी, बोलते हैं फरवरी में भी सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, मुंबई में और तिरुवनंतपुरम में। तो काफी जो बिल्कुल ही कोस्ट पे आ रहे हैं एरियाज, ये दोनों यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलेगा। और दूर में आप देखोगे जोधपुर हो गया, नागपुर हो गया, फिर आप देखोगे दिल्ली भी हो गया, ये सब क्या है हमारे सबसे ज्यादा ही हॉटेस्ट एरियाज बेसिकली स्टेशन ये है। अच्छा देखो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे देखो आपको क्या समझो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट भी है ये पार्ट है, व्हाई डज शिलोंग रिसीव मोर रेनफॉल देन कोलकाता। देखो शिलोंग का बच्चा आप लोगों का मेघालय में है, कोलकाता कहाँ पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कहते हैं यहाँ पर इन शिलोंग में जो है बारिश ज्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू कोलकाता। तो आप देखोगे यहाँ पे शिलोंग पे ज्यादा बारिश इसलिए हो रही है बिकॉज जो शिलोंग है वो खासी हिल्स के विंडवर्ड साइड पर है, और जिस वजह से यहाँ पर बहुत बारिश होती है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल इसे हम बोलते हैं, अभी समझाऊंगी क्या कहना चाह रही हूँ। और लेकिन जो कोलकाता है वो प्लेन वाले एरियाज पर है बेसिकली। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा कर रही हूँ, बेसिकली आप लोग हल्का से यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो समझो, एक आपकी रेनफॉल का यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, विच इज बेसिकली आप लोगों का कॉल्ड एज ऑरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको, हम लोगों ने नाम दिया इसको ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक, इसका देखो मतलब क्या होता है, ये आपका हिल है। देखो हिल में क्या हो रहा है, जो साइड जहां से हवा ऐसे ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा नीचे क्या होगी, वार्म होगी, ऊपर जाते जाते क्या होगा, वो हल्की सी कूल हो जाएगी। अब जैसे ही वो कूल हो गई वो कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होते ही वो क्या होगी, रेन की ड्रॉप फॉर्म करेगी और यहाँ पे रेनफॉल होगी। और यहाँ पे देखो होता क्या है, बेसिकली हिल एरियाज में ऐसा होता है कि जब ये हवा ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, ऊपर जाते जाते जब ठंडी हो जाएगी ना, तो यहीं पर ही बारिश कर देगी। ये सारी जो बारिश है वो इस साइड पर होगी। तो ये जिस साइड पर बारिश हुई है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं, आपकी इस पूरे साइड को हम लोग बोलते हैं बच्चा विंड वार्ड साइड। क्या बोलते हैं, विंड वार्ड साइड। अब देखो यहाँ बारिश हो चुकी, तो यहाँ से ठंडी हवा है वो सिर्फ नीचे आ रही है, ठंडी हवा नीचे आ रही है, जस्ट ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से बिल्कुल ड्राई एयर आ रही है, ड्राई एयर आ रही है, चाहे वो कूल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ड्राई एयर इस वाली साइड को जहां पर नो रेनफॉल है, जहां पर बेसिकली बारिश नहीं हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हम लोगों की लीवार्ड साइड। क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग इसे बोलते हैं लीवार्ड साइड। अगर यहाँ पर बोला हुआ है कि मेघालय यानी कि शिलांग में बारिश क्यों हो रही है ज्यादा, बिकॉज आप देखोगे आपको पता है मेघालय में जब हमारा इंडिया में एंटर करता है रेनफॉल, तो मेघालय ऐसे है हमारा, यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया, ये तीन नाम मैंने बता रखे हैं। इवन मैंने यही बोला हुआ है ये भी कि मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है हमारा
मौसिन राम, या जैसे आप लोग नाम दोगे चेरापूंजी भी कहते हैं इसको। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, मैंने बोला हुआ है। तो यही फर्क है, खासी हिल्स में यहाँ पर पाया जाता है शिलोंग, इनके खासी हिल्स, एंड तभी जो है यहाँ पर इसकी विंडवर्ड साइड पर है ये, तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बारिश होती है। बट जो कोलकाता है हमारा, तो यूजुअल प्लेन एरिया पर, तो वहां पे इसलिए इतनी बारिश नहीं होती। थर्ड देखोगे बी पार्ट, दिल्ली को आपके ज्यादा रेनफॉल क्यों होती है, जोधपुर से। अब देखो दिल्ली में आपको ज्यादा रेनफॉल क्यों हो रही है जोधपुर से, उसका भी हमारे पास एक बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो वो क्या रीजन है हमारे पास, समझो पहले पॉइंट को भी। देखो दिल्ली में, देखो आप लोगों को हमने एक चीज अभी देखी थी, क्या कि जो बारिश है वो हो कैसे रही है। हमने इसको जो है बारिश का हमने सीक्वेंस हम लोगों ने समझा था बारिश का, कि आखिर जो रेनफॉल है हमारे इंडिया में, बेसिकली एक सेकंड क्या करूँ, ये रखो। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या देखा, दिल्ली की बात अगर यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो दिल्ली में रेनफॉल जो है इस तरीके से यहाँ पे टकराकर दोनों ही साइड से दिल्ली में जो है बारिश होती है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा ऐसे इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास अरावली हिल्स है। आप लोग को पता है राजस्थान वाले पार्ट में हम लोगों के पास अरावली हिल्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, अरावली हिल्स की इधर की तरफ यहाँ पे जो है जोधपुर है, ये प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पे है जोधपुर। अब जब ये हमारी मानसून विंड्स आती हैं, अरावली हिल्स के पैरेलल होके ऐसे करके जाकर दिल्ली में बारिश करा देती है, लेकिन अरावली हिल्स को क्रॉस करके वो जा नहीं पाएंगी। अरावली हिल्स ऐसे है हमारे ऐसे, और रेनफॉल के जो विंड्स है वो ऐसे यहाँ पे निकलकर उड़ जाती है दिल्ली की तरफ, यहाँ की बारिश करा दी। यहाँ पे जोधपुर के पीछे के साइड है, बिकॉज वो लीवरड साइड पर है, इसलिए यहाँ पे जोधपुर में बारिश नहीं हो पाती है, लेकिन दिल्ली में जो है पीछे बारिश वो हो जाती है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर की तरफ दिल्ली में जो है क्या हो रहा है भैया, साउथ वेस्ट मानसून में अच्छी खासी टकरा रही है। जोधपुर जो है वो थर्ड डायरेक्ट के पास है, तो वहां पे रेनफॉल नहीं हो पाती है, बिकॉज अरावली हिल से पैरेलल होके मानसून विंड साइड से निकल जाती है। समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछना आपसे, इसी के सब पार्ट्स हैं ये। ए पार्ट है इसका, व्हाई डज तिरुवनंतपुरम हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। देखो यानी कि इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, कि दिन के रात के टेम्परेचर में या समर्स के विंटर के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आएगा, वो कब नहीं आएगा, जब हमारे यहाँ आप पास, आप लोगों को याद होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट हमारे पास वर्क कर रहा होगा, तब जो है हमें ये देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। अब तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं तिरुवनंतपुरम का जो है इसलिए होता है बिकॉज वो सी के बहुत पास है, तो सी यहाँ पे क्या करता है, मॉडरेट करता रहता है टेम्परेचर को पूरे ही साल, जिससे जो हॉट विंड्स होती है या जो कोल्ड विंड्स होती है उससे उसको बचाता है। अगर जैसे उसको लग रहा है हवा बहुत गर्म है, तो सी की ठंडी हवा आएगी, उसको हल्का ठंडा करेगी, फिर चली जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, सी से आ रही है सी ब्रीज, जब दिख रहा है कि लैंड बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, सी की गर्म हवा आएगी, हल्का गर्म करेगी हल्का उसको, और चली जाएगी सी ब्रीज। बट अगर लैंड से आता है तो लैंड ब्रीज हो जाएगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट वो चलता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट की वजह से, बेसिकली इसके मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी कोस्टल एरियाज है सारे के सारे, वहां पर इक्वेबल सा क्लाइमेट रहता है, वहां पे हार्श टेम्परेचर, वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं रहता है, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस जो है दिन और रात का या समर विंटर्स का बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप मान लो आप दिल्ली में देखो, दिल्ली में क्या हो रहा है, गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचता है, एंड ठंड में यही टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री रहता है, ऐसा होता है। लेकिन आप देखोगे मुंबई वाले एरियाज में, या फिर ये और जो साउथ वाले एरियाज, इन सब में क्या होता है, अगर मान लो विंटर्स में या समर्स में, दोनों टाइम पे टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट 25 30 25 30 ऐसे 20 ऐसे ही रहता है, वहां पर डिफरेंट सच डिफरेंस नहीं आता। देखो पार्ट बी की बात करेंगे, कहते हैं व्हाई डज चेन्नई रिसीव मोस्ट ऑफ रेनफॉल ओनली आफ्टर द फ्यूरी ऑफ द मॉनसून इज ओवर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। बेसिकली देखो कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि तमिलनाडु के जो कुछ पार्ट्स है हमारे, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, बेसिकली इन सब एरियाज में साउथ वेस्ट मानसून से क्यों आखिर जो हमारी विंड्स है वो नहीं आती है, उनसे उसको रेनफॉल नहीं मिलता है, एंड उसके जाने के बाद ही हमारे यहाँ पे रेनफॉल आता है। तो वो मैं आप लोगों को अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू आप लोगों को मैंने अभी ये समझाया है कि चेन्नई की जो अपनी रेनफॉल मिलती है वो मिलती है अक्टूबर नवंबर में, जो कि मिलती है उसको नॉर्थ यानी कि रिट्रीटिंग मानसून से। इस टाइम पे क्या होता है, जो विंड्स होती हैं आती है यहाँ से, ऊपर से हाई प्रेशर से निकलती है, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करती है, एंड जो हमारे कोरोमंडल कोस्ट है,
कोरोमंडल कोस्ट का देखो कौन सा कोस्ट होता है हमारा, ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट, इससे हम लोग बोलते हैं आपको, आप लोगों का बच्चा कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे जो है बारिश करती है ओनली आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून, जब हमारे यहाँ से जा चुका है, उसके जाने के बाद ही जो है वो यहाँ पर बारिश हो पाती है। समझ में आ गया? लास्ट देखो, अब इसके ऐसे कुछ दो पार्ट और है, एक पार्ट और रह गया लास्ट पार्ट इसका। Why does Leh receive moderate precipitation almost throughout the year? भाई देखो हमारी फोटो लेह में, जो लद्दाख की कैपिटल लेह है हमारी, वहां पे मॉडरेट रेनफॉल क्यों रहती है, मतलब पूरी ही साल ऐसा क्यों होता है? देखो बोल रहे हैं कि जो लेह है वो कोल्ड डेजर्ट के रीजन में आता है, बेसिकली हिमालयाज के। ये बोल रहे हैं रेन शैडो, हाँ देखो रेन शैडो के एरिया का मतलब क्या होता है कि बाकी सब एरिया कंपैरिजन में यहाँ पर कम बारिश आएगी, बिकॉज यहाँ पे इसको रोकने वाली विंड्स है, यहाँ वो आ नहीं पा रही है बारिश तेज की, इसलिए इसे हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। तो बोलते हैं जो हमारा लेह वाला पार्ट है वो रेन शैडो एरिया में आता है, जो कि रोक देता है मॉइस्चर लेटेंट विंड्स को, जो मॉइस्चर लेकर आ रही है मानसून विंड्स, उनको वो रोक देगी। क्यों रोक, कौन रोकेगा? रेन शैडो एरिया, जहां बारिश आती ही नहीं है सच, वो जो इसको रोक देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉडरेट यानी कि बहुत कम प्रेसिपिटेशन जो रहती है, वो भी कैसे होगी आप लोगों को पता है, स्नोफॉल की फॉर्म में जो बेसिकली यहाँ पर होती है। समझ में आ गई ये वाली बात? ये हमारे हो गए बच्चा आप लोगों के साथ सेवंथ क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग उसके ग्राफ को समझकर, टेबल को समझकर ग्राफ आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आप लोग यहाँ पर हेल्पफुल रहे आपका ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया बच्चा? यहाँ पे तो कवर कर चुके हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बेसिकली। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका एक और, अच्छा एक और पार्ट इसी का है, अभी एक और पार्ट इसी का है, क्योंकि आप देखो ये ऐसा मतलब आपको देखना नहीं है उसमें से, ये आपको खुद से कुछ सोचने वाली चीज है। क्या बोल रहे हैं, जिसको कहते हैं डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस अक्रॉस रीजन्स, यानी कि अलग अलग रीजन्स में इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी आपको क्या लग रहा है, कोई एविडेंस है, कोई सबूत है इस बात का कि आप ये कह सको कि मॉनसून हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, जिससे यहाँ पर हमारी कंट्री में क्लाइमेटिक यूनिटी में काफी ज्यादा है। तो वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे, ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि मानसून की वजह से क्या एक्चुअल में हमारे इंडिया में इतने डिफरेंस होने के बाद भी, उन डिफरेंसेस के बाद भी क्या क्लाइमेट के रूप में यूनिटी है हमारे यहाँ पे? तो यहाँ पे कह रहे हैं यस, हमारे यहाँ पर क्लाइमेट प्रोवाइड दिस यूनिटी इन इंडिया। अब देखो मानसून यहाँ पे, मानसून प्रोवाइड कर रहा है क्लाइमेटिक यूनिटी इन इंडिया। कैसे देखो, कहते हैं जो मोस्ट पार्ट है इंडिया में, क्या बोल रहे हैं देखो, कहते हैं जो मोस्ट पार्ट्स है हमारे इंडिया में उनको रेनफॉल मिलती है फ्रॉम द मानसून विंड। हमने बोला जो मोस्टली पार्ट्स है इंडिया में उनको बारिश कहाँ से मिल रही है, मानसून विंड से मिल रही है। एग्रीकल्चर जो हो रहा है बहुत से एरियाज में वो मानसून रेनफॉल पर ही डिपेंड है, हम लोग जानते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर हो रहा है आज भी हम लोगों को पता है, बहुत से लोग हैं जो कि इसी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, और वैसी बात है तो कहते हैं वो इसी मानसून पर डिपेंड है, हमारे मानसून के रेनफॉल पे। तो जब आप अराइवल हो रहा है, जब विड्रॉल हो रहा है मानसून का, ऑब्वियस सी बात है फार्मिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, वो वाटर को इम्पैक्ट कर रहा है, और जब वो फार्मिंग को इम्पैक्ट कर रहा है तो पूरी कंट्री को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है। और तो जो अमाउंट है यहाँ पे, टाइमिंग जहाँ पे रेनफॉल की, ऑब्वियसली बात है हर जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट में जो है रेनफॉल होती है। जैसे हम लोगों ने बोला दिल्ली में, आप देखोगे दिल्ली में क्या हो रहा है, आप सोचोगे दिल्ली में कितनी बारिश हो रही है, दिल्ली में आप देखोगे 50 से 100 सेंटीमीटर तक की जो है बारिश हो रही है, उसी में ये डूब जाता है। बट अगर आप देखोगे मेघालय है, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था, इसी मेघालय में मैंने कहा था कि 400 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल हो रही है। डेजर्ट वाला जो एरिया है हमारा, थार डेजर्ट, यहाँ पे देखो कि 30 से 40 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है वो हो रही है। तो हर जगह पे जो है अलग अलग यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टाइम यहाँ पर जो है बेसिकली होता है, एंड दैट्स हाउ इंडिया का क्लाइमेटिक पैटर्न बनता है, जो इंडिया एक साथ जोड़ के रहता है। समझ में आ गई ये वाली बात? अच्छा अब देखेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा। कहते हैं आपको क्या करना है, आपको घर जाना है, आपको घर में अलग अलग जगहों में, कोल्ड एरियाज में, वेट एरियाज में, ड्राई एरियाज में, विंटर्स में, समर्स में, आपको अलग अलग जगह पे देखना है कि वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे वो रहते हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप है क्लाइमेट के साथ। आपको जो है वो कुछ चीजें बेसिकली यहाँ पे लिखनी है। तो बोलते हैं हाँ जी, जो घर है वो तो क्लाइमेट से काफी इम्पैक्ट ऑब्वियसली बातें होते हैं। आप देखोगे काफी अलग अलग रीजन्स में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कपड़े भी जो है लोग यहाँ पर पहनते हैं। जैसे मान लो आप कोल्ड जो एरियाज, जो कोल्ड माउंटेनियस एरियाज, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लोग वुलन क्लोथ से पहनेंगे, आप घरों में रहेंगे जिनके स्लोपिंग रूफ हो ताकि स्नो वहां पे ना भर सके। आप देखो कि हिमालय में जो घर होते हैं ना, वहां पे छत ऐसी होती है लोगों की कि बर्फ, डोरेमोन का घर याद है, शिनचैन का घर याद, वहां पे देखो क्या हो रहा था, वहां पर भी उनकी रूफिंग ऐसे थी, स्लैंटिंग थी,
ताकि जो बर्फ वगैरह है वो सब जो है वो नीचे गिरती रहे। देखा डोरेमोन में जब प्रॉपर पूरा एरिया जो है स्नोफॉल से भर जाता है, उनके घर में ऐसे बर्फ हो रखी होती है, ठीक है, तो वो गिर सके उसके लिए यहाँ पे ऐसे घर होते हैं। तो वो यहाँ पे घर बनाना है, यहाँ पे हाउसेस एंड क्लोथिंग, जगह जगह एरियाज के अलग अलग एरियाज की लोगों की। अगर आप बात करूँ कि हॉट एंड ड्राई डेजर्ट जो एरियाज हैं, डेजर्ट वाले हैं, ऑब्वियसली बात है वहां पे लोग लूज लूज कपड़े हल्के हल्के रहे, चुपके ना बॉडी से, और लाइट कलर के होने चाहिए, बिकॉज आपको पता है लाइट कपड़े मतलब रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। और घर बनाता है जितनी थोड़ी सी थिक वॉल्स हो, मोटी मोटी वॉल्स है, इसलिए बाहर की हीट जो है बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं आ पा रही है, अंदर जो है हल्का कूल रहेगा। बात करूं मैं कोस्टल एरियाज की, जो कोस्टल वाले एरियाज है, कहते हैं भैया ये लोग भी लाइट कॉटन क्लोथ पहनते हैं, बिकॉज इनके यहाँ पे तो काफी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, और गर्म नहीं बहुत ठंडा नहीं, लेकिन बिकॉज बारिश की वजह से या सी की इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी मॉडरेट रहता है, एंड हॉट रहेगा, ह्यूमिड भी जो है वो रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के एरियाज क्या होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन लोगों को चाहिए होती है। मतलब आप देखो अगर हमारे यहाँ पे ना अगर बहुत ज्यादा ही ह्यूमिडिटी हो जाए, तो हमें होता है गेट वेट खोलो यार, थोड़ा वेंटिलेशन करो, खिड़कियां खोलो, ये एडजस्ट फैन चलाओ, विंडोज ओपन करो, मतलब बेसिकली तो हटाओ ह्यूमिडिटी जाए। तो कहते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन जो है लोग यहाँ पर भी होता है, एंड पानी को ड्रेन करने के लिए स्लोपिंग रूट भी यहाँ पर होती है। अगर बोल रहे हैं वो एरियाज ये भी यहाँ पे सेम से होंगे ऑलमोस्ट, जिनके यहाँ पे हैवी रेनफॉल है, यहाँ पर भी क्या होता है, ये लोग भी रेस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ऊपर वाले एरियाज पे रहते हैं, कारण की वजह थोड़े से जो ऊपर वाले एरियाज है वहां पे ये लोग रहते हैं, एंड स्टीप रूट्स होती है इनकी भी, ताकि ये लोग भी फ्लडिंग से रेन से बच सके। एंड दैट्स हाउ हम लोगों ने देखा कि आखिर जो किसी भी जगह का क्लाइमेट है वहां के लोगों के घरों को, लोगों के क्लोथिंग के पैटर्न्स को, इन सबको इम्पैक्ट करता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द प्लेस ऑफ रेनफॉल, द वैरायटी ऑफ रेनफॉल, ये अलग होने के बाद भी हमारे इंडिया में इस रेनफॉल से काफी यूनिटी हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है बच्चा, दैट वाज होल ऑफ द वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ में आ गया कि आखिर हम लोगों को क्या क्या चीज डिस्कस करनी है, एंड हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्लास में आपके सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। सर एक बात जो मैं आप लोगों से पर्सनली करना चाहती हूँ, जो मेरे प्रीवियस क्लास 8 के स्टूडेंट्स रहे हैं, वो मुझे एक बार ये वो मेरे पास काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो आपका प्रीवियस स्टाइल था लैपटॉप से पढ़ाने वाला, आप प्लीज हो सके तो उस पर वापस आ जाओ, आप लोग आप उस पर काफी अच्छा कर रहे थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बच्चों की हर एक बात मेरे लिए बहुत मैटर करती है, अगर आप लोग कुछ बोल रहे हो मेरे लिए वो बहुत मैटर कर रहा है। तो अगर मुझसे जो मेरे प्रीवियस 8 क्लास के बच्चे हैं वो ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे जानना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ये क्यों सोच रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम हो पा रही है, क्या उसमें ऐसा अच्छा था, क्या यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। जो भी चीजें होंगी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सब चीजों को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अब वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो कौन सी है वो बताओ, एंड कमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, आप लोग वो मुझे बता के जाओ, बिकॉज इस टाइम पे आई नीड यू, आई नीड योर कमेंट्स, आई नीड योर वेल विशेस, आई नीड एवरीथिंग। ठीक है जी, बाकी अपने फ्रेंड्स को जो वीडियो शेयर करो, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके।